Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? How's your preparation going on? Hope so आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. Today's theory series is very helpful for the paper 2. आज की थ्योरी सीरीज में हम यूनिट 4 से रिलेटेड टॉपिक 5 का पार्ट 2 कवर करेंगे. प्रीवियस थ्योरी सीरीज 9 में मैंने आपको यूनिट 4 का टॉपिक 5 पार्ट 1 कवर करवाया था. होप सो आप सबने अच्छे से उसको कवर कर लिया होगा और देख लिया होगा. उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ये टॉपिक आपका बहुत वास्ट है. इट इज़ रिलेटेड विद द नेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन और इसमें जो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए जो रोल है वो थोड़ा वास्ट है. बट आज की वीडियो में हमने आपके लिए आपके सिलेबस से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन और बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रोल है उससे रिलेटेड सारा कॉम्पैक्ट डाटा एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. और यहाँ पर सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे रिलेटेड विद द मिनिस्ट्रीज एंड द इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन है और जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ सकते हैं. तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने 50% सिलेबस कवर कर लिया है. आप सभी के लिए थ्योरी सीरीज 9 तक हमने प्रोवाइड कर दी है जिससे कि आपका 50% सिलेबस कवर हो गया है. तो आप सबको क्या करना है, पहले प्रीवियस थ्योरीज को अच्छे से देखना है, उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में देखना है जैसे हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड किया है. तो उसके लिए आपको यूनिट वाइज नहीं पढ़ना है, जैसे हमने टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया है वैसे ही आपको कवर करना है. और साथ में जो सुपर टेस्ट सीरीज की सीरीज हमने 1 to 14 कवर कर दी है ऑन एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज चैनल पर ही. तो आपको ये थ्योरी सीरीज को देखना है सेम चैनल पर और साथ में एक थ्योरी सीरीज देखने के बाद आपको सुपर टेस्ट सीरीज के टेस्ट को अटेम्प्ट करना है. इससे आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से वेरी वेल मैनर में कवर हो जाएगा और आप उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर कर लेंगे. Friends, before starting today's theory series, if you are new on this channel को सब्सक्राइब कर लीजिए and also press the bell icon so that you will get all notification related with this theory series और super test series from our channel. Friends, सबसे पहले हम environmental जो important institutions हैं वो कवर करेंगे. जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस है पहले उसको कवर करेंगे. सबसे पहले जो नेशनल लेवल पे बॉडीज होती हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो सबसे पहले हम पर्यावरण और वन मंत्रालय से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे. तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक नोडल एजेंसी है. ये इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये वर्क करती है. और इसका मेन काम क्या है, ये प्लानिंग करती है, प्रमोशन करती है और कोऑर्डिनेशन करती है और साथ में जो भी इन्वायरमेंटल या फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है और लागू भी करती है. तो इसके सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो आपको ध्यान रखनी है. जो मिनिस्ट्री है ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है ये नोडल एजेंसी है हमारी कंट्री के अंदर फॉर द यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए भी एक नोडल एजेंसी है. देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्या है रिलेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. तो प्रिंसिपल एक्टिविटीज वर्क क्या है इस मिनिस्ट्री के. तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम ये मिनिस्ट्री करती है वो है कंजर्वेशन करती है और सर्वे करती है सभी फ्लोरा फोना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंट्री के अंदर. तो ये इसका सबसे बड़ा काम है. जीव वन या वन्य जीवन है उनका संरक्षण करना और उनका सर्वेक्षण करना. इसका दूसरा जो मेन एक्टिविटी और वर्क है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन. तो जो भी हमारे देश के अंदर प्रदूषण होता है उसको संरक्षण करना, उसको नियंत्रण करना कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए, रोका जाए. तो उससे रिलेटेड सारे वर्क जो है यही मिनिस्ट्री वर्क करती है. नेक्स्ट वर्क है एफोरेस्टेशन एंड द रीजनरेशन ऑफ द डिग्रेडेड एरियाज. तो जो भी पेड़ लगाने से रिलेटेड या फॉरेस्ट लगाने से रिलेटेड वर्क है, रीजनरेशन करना है, अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया का एफोरेस्टेशन करना है मीन्स वन रोपण करना है या फिर आप क्रमित जो क्षेत्र हैं उनका पुनर्जनन करना है, तो इससे रिलेटेड जो भी कार्य और वर्क है वो यही मिनिस्ट्री करती है. नेक्स्ट वर्क देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लेजिस्लेशन. तो जो भी कानून है उससे रिलेटेड जो कानून की पॉलिसीज हैं, ढांचे हैं पर्यावरण से रिलेटेड उसकी सुरक्षा भी यही मिनिस्ट्री करती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स. तो जो भी जानवरों का कल्याण है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट काम हमारी कंट्री के अंदर स्टेट और सेंट्रल लेवल पे हो रहे हैं वो भी ये मिनिस्ट्री हैंडल करती है. लेट्स सी द मेन टूल्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री. तो इस मिनिस्ट्री के मेन वर्क क्या है, मेन टूल्स क्या है. सबसे पहले क्या वर्क है,
ये इन्वायरमेंटल सर्वे कंडक्ट करती है। तो जो भी पर्यावरण से रिलेटेड कंट्री के अंदर, स्टेट्स के अंदर सर्वेक्षण होता है वो यही मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है। नेक्स्ट वर्क है इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जो प्रभाव आकलन का कार्य है वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में EIA में पूरा डिटेल में कवर किया है इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी, तो आप सभी उस प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट जो टूल है वो है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर ही वर्क करते हैं। तो प्रदूषण का नियंत्रण करना भी इसका एक इम्पोर्टेंट टूल है। नेक्स्ट टूल देखते हैं रीजनरेशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो दोबारा से प्रोग्राम्स को रीजनरेट करना, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई भी लागू नहीं हुआ है, तो उसको अच्छे से लागू करवाना इसी मिनिस्ट्री का काम है। नेक्स्ट टूल है सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी संगठन है पर्यावरण से रिलेटेड उनको समर्थन देना, उनको सपोर्ट करती है ये मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वर्क है रिसर्च टू सोल्व द सॉल्यूशन। तो जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट, फौना या फिर फ्लोरा, प्लांट, एनिमल या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या होती है तो उससे रिलेटेड रिसर्च वर्क करके जो भी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं उसको ये मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है और इससे रिलेटेड वर्क करती है। नेक्स्ट इसका जो टूल है वो है ट्रेनिंग टू ऑगमेंट द रिक्विजिट मैन पावर। तो जो अनुसंधान होते हैं उसके रिलेटेड जो समाधान है उसको भी हल करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यही मिनिस्ट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है मैन पावर को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है, टूल है, वो है कलेक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन। तो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है किसी भी स्टेट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो सर्वे करके कलेक्शन करती है और उसको डिससेमिनेशन करती है। पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी है उसका संग्रह करती है और उसका प्रसार भी करती है यही मिनिस्ट्री। नेक्स्ट टूल है क्रिएशन ऑफ द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग ऑल सेक्टर्स ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। देश में सभी सेक्टर्स जो कंट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं, पॉपुलेशन या वर्क कर रहे हैं जो भी, तो उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करने का जो काम है वो यही मिनिस्ट्री करती है। जैसे कि कौन से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचे, तो इससे रिलेटेड जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो यही मिनिस्ट्री चलाती है। तो इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम्स हैं और उनका सर्वे करना, उनको असेसमेंट करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना और अदर्स ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट के लिए वर्क कर रही है उनको सपोर्ट करना, रिसर्च से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना और जो मैन पावर है उसको इन्वायरमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो टूल्स है वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो अब हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सितंबर 1974 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इसका गठन हुआ था। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसको गठित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसकी जो पावर्स और फंक्शन है वो कौन सी एक्ट के अंडर इसको गिवन है, एंट्रस्टेड है मतलब। तो CPCB के जो भी पावर और फंक्शन है वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर इसको प्रोवाइडेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूटेड पूछेंगे कि कौन सी एक्ट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसको गठित किया गया है, तो वो है वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974। अगर पूछेंगे कि कौन सी एक्ट के थ्रू पावर और फंक्शन दिए गए हैं तो वो है एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, यानी कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये एक्ट है, ये पोल्यूशन बोर्ड है जो ये कैसे वर्क करता है। ये सर्व करता है एज अ फील्ड फॉर्मेशन की तरह और ये टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को। और वो किसके थ्रू करता है, प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत। तो अगर पूछा जाएगा कि टेक्निकल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को वो कौन सी प्रोविजन के तहत करता है, तो वो आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली ये कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं तीनों के आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं कि कैसे
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कब किया गया है और किसके अंडर पावर दी गई है, फंक्शन दिए गए हैं और किसके अंडर इस एक्ट को गठित किया गया है। What are the principal functions of the Central Pollution Control Board? तो सारे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्लीनिनेस को प्रमोट करता है। किसकी क्लीनिनेस? जो स्ट्रीम्स और वेल्स होते हैं डिफरेंट एरिया ऑफ स्टेट्स के अंदर। तो जो अलग अलग राज्यों के अंदर क्षेत्रों में जो नाले या कुएं होते हैं उनकी सफाई को बढ़ावा देना इसका मेन वर्क है। किसका? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो देख लेते हैं। ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एयर, जो एयर की क्वालिटी है, वायु की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करता है और साथ में प्रिवेंट करता है, रोकता है, कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रण करता है एयर पोल्यूशन का कंट्री के अंदर। तो जो भी वायु प्रदूषण है उसको रोकने के लिए ये एक अहम रोल निभाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को नहीं बनाती हैं, बट जो भी पॉलिसीज नेशनल लेवल पे जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनी होती हैं उसी पे वो वर्क करती है और उसको अडॉप्ट करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ गाइडलाइंस इशू करती है स्टेट्स को और वो वर्क करती है जो भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं स्टेट के अंदर उससे रिलेटेड। वी विल कवर पोल्यूशन रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक्ट्स। अब हम प्रदूषण से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स और लेजिस्लेशंस हैं उन सबको 1 to 1 कवर करेंगे। तो पहले पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो इनको नेसेसरी है, जरूरी है कि इनको बेसिक सर्वाइवल नीड्स जो है सभी ऑर्गेनिजम्स की उसके अकॉर्डिंगली हैंडल करना है। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी वाटर एक्ट्स हो गई, जैसे एयर एक्ट्स है, इन्वायरमेंट एक्ट्स है, उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन टाइम टू टाइम पास होती रहती हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 क्या है और इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुई थी 1988 में वो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस क्या हैं। तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था और इसमें संशोधन कब हुआ था? 1988 में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस एक्ट का क्या है। इसका मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है कि ये प्रोवाइड करता है क्या? प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर के अंदर जो प्रदूषण होता है जल के अंदर उसको रोकता है और अगर कोई प्रदूषण हो गया तो उसको कंट्रोल करने का काम भी यही एक्ट के थ्रू किया जाता है। तो जो ये एक्ट है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसकी? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो ये स्टेट लेवल पे जो कंट्रोल बोर्ड बने होते हैं तो उससे रिलेटेड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। एक्ट के अकॉर्डिंगली जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फैक्ट्रीज के लिए लागू करता है, एस्टैब्लिश करता है और एनफोर्स करता है जो भी इम्पोर्टेंट एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स हैं कि प्रदूषण जो हो रहा है जल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड जो पोल्यूशन हो रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर लेजिस्लेशन पास की जाती है। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी सेम वर्क करता है यूनियन टेरिटरीज के लिए और डिफरेंट स्टेट बोर्ड के लिए। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। सो देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन बोथ बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1974 की। ये पावर देती है किसको? दोनों को देती है, स्टेट लेवल पे जो कंट्रोल बोर्ड है उसको भी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको भी। तो क्या पावर्स हैं कि वो टेस्ट करे जो भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर वो सैंपल्स लें फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस रिलेटेड विद एनी वाटर पोल्यूशन। तो ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। 1988 की अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, उसने पावर दी थी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो अगर कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट है अगर वो डिफॉल्ट है, वो वर्क नहीं कर रहा है या वो कोई भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वाटर के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर तो उसको वो क्लोज कर दे। तो इससे पहले क्या था, जब ये 1988 की अमेंडमेंट नहीं थी तो इस एक्ट ने ये एनफोर्स किया था कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस किए जाए इनिशिएटेड बाय दी बोर्ड। तो अगर कोई भी पोल्यूशन बॉडी है वहां पर इंडस्ट्रियल प्लांट से रिलेटेड तो उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट की जाती थी बाय दीज टू बोर्ड्स। तो 88 में इसको खत्म कर दिया गया और उसको अब क्लोज करने की प्रोविजन लागू कर दी गई थी। सेकेंड इम्पोर्टेंट एक्ट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट ऑफ 1977। तो इसमें एक्ट में क्या हुआ था
कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट करने थे स्टेट के अंदर, और जो भी एक्सपेंसेस या खर्चे थे सेंट्रल या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उससे रिलेटेड सारी फाइनेंशियल जो लेजिस्लेशन है वो इस एक्ट के अंदर लागू की गई थी। तो इस एक्ट ने इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड किया था, किसके लिए? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के लिए। अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण है, उसके लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया था, और जो स्थानीय अधिकारी थे, जो डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या करना था? जल प्रवाह जो निर्वहन है उसके लिए कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती थी, तो उनको एक सेस टैक्स पे करना होता था वाटर एफ्लुएंट डिस्चार्ज के लिए। नेक्स्ट जो इस एक्ट का बेनिफिट था वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट का, वो क्या था कि ये इन्वेस्ट करती थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो जो प्रदूषण नियंत्रण में जो भी पूंजी निवेश है उसको लागू किया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो इस एक्ट ने पोल्यूटर को ये 70% का रिबेट दिया, किस चीज के लिए? अगर वो सेस के लिए एप्लीकेबल है अपॉन इंस्टॉलिंग सम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट। तो ये जो अधिनियम है इसने प्रदूषक को एक अपशिष्ट उपचार उपकरण स्थापित करने पर लागू उपकर की 70% की छूट दी गई थी। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो ये एक्ट कब आई थी? आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाटर पोल्यूशन एक्ट जो हमने अभी डिटेल में कवर किया है वो कौन सी ईयर में आई थी और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट कब की गई थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, और ये अमेंडमेंट कब की गई थी इस एक्ट में? 1987 में। तो जून 1972 में जो स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ निर्णय को लागू किया गया था, जिसके बाद संसद ने वायु अधिनियम को राष्ट्रव्यापी अधिनियमित किया गया था। तो इसकी जो पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था इसको एयर एक्ट को पूरी कंट्री के अंदर, वो कब किया था? कौन सी कन्वेंशन के बाद किया गया था? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ जून 1972 के बाद। इसके मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है इस एक्ट के। सबसे बड़ा उद्देश्य इस एक्ट का है कि ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ एयर को और प्रिवेंट करेगा, कंट्रोल करेगा जो भी एयर पोल्यूशन है कंट्री के अंदर। तो वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और उसको कम करना, अबेट करना इस एक्ट का मेन उद्देश्य है। एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं इस अधिनियम से रिलेटेड। सबसे पहले जो एयर एक्ट फ्रेमवर्क है ये सिमिलर है किसके? वाटर एक्ट ऑफ 1974 के, कुछ ये सिमिलर है। तो जो एयर एक्ट है इसको एक्सपेंड किया गया इसकी अथॉरिटी को, किसके लिए? सेंट्रल लेवल के लिए भी और स्टेट बोर्ड्स के लिए भी, जिनको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द वाटर एक्ट, जिसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल को भी जोड़ दिया गया। तो इसी एक्ट के अंदर इनको पावर जो है एक्सपेंड कर दी गई इनकी अथॉरिटी को। वो स्टेट जहां पर वाटर पोल्यूशन बोर्ड अगर नहीं है तो उनको जरूरी था कि वो एयर पोल्यूशन बोर्ड एस्टैब्लिश करें। तो जिन स्टेट्स के अंदर अकॉर्डिंगली वाटर पोल्यूशन बोर्ड हैं पहले से, तो वो वाटर एक्ट के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे थे, उसी में इसको जोड़ दिया गया था। लेकिन जहां पर वाटर पोल्यूशन बोर्ड नहीं है वहां पर जरूरी है कि एयर पोल्यूशन बोर्ड को स्थापित किया जाए। बाद में जो सभी इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं विद इन द डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज के अंदर जो आती हैं, उनको ये जरूरी था कि उन सभी को जो स्टेट बोर्ड है उनसे परमिशन और कंसेंट लेना, उनकी मंजूरी लेना जरूरी है। तो ये भी इसके अंदर एक्ट के अंदर मेंशन किया गया था। इम्पोर्टेंट जो इन्वायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इस एक्ट को कब लागू किया गया था? जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को अकॉर्डिंगली एनेक्ट किया था। तो इस एक्ट का मेन पर्पस ये था कि यहाँ पर जो डिसीजंस हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑफ 1972 के, उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। और साथ में इसने ये रिलेट किया था कि जो प्रोटेक्शन है या इम्प्रूवमेंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट की, उस पर ये वर्क करेगी। और साथ में जो हैजर्ड्स हैं ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड, अगर कोई भी हैजर्डस अमाउंट है या सब्सटेंसेस हैं जो ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, तो उसको भी ये रोकेगी। तो उससे रिलेटेड भी ये प्रोटेक्शन या इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करेगी। तो प्लांट, प्रॉपर्टी और लिविंग क्रिएचर्स को भी इसके अंदर मेंशन किया गया था। तो जो ये एक्ट है ये आपको ध्यान रखना है, ये एक अम्ब्रेला है फॉर द लेजिस्लेशन डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ये मिलजुल के काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी
और वेरियस जो स्टेट अथॉरिटीज है उनके साथ भी अंडर द प्रीवियस एक्ट। तो पिछले जो एक्ट्स हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है, इसलिए इस एक्ट को क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला एक्ट बोला जाता है फॉर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज। मेन प्रोविजंस देखेंगे 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। तो उससे पहले आप सभी बताइए कि जो एयर पोल्यूशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कब किया गया था और ये एक्ट कब आई थी, तो सभी ईयर मेंशन कीजिए। ये इन्वायरमेंट एक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस किया गया था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया था। तो वो डेफिनेशन देख लेते हैं पर्यावरण की क्या है। पर्यावरण वो होता है, इन्वायरमेंट वो होता है जिसके अंदर वाटर, एयर और लैंड या फिर जो इंटर रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में वो एग्जिस्ट करता है अमंग द डिफरेंट क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रॉपर्टी। तो इसको क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट। और इस एक्ट ने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी डिफाइन किया गया था। उसके अकॉर्डिंगली जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है इन सच कंसंट्रेशन जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई इंजरी हो या फिर हार्म हो। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये एक तरह से एक ठोस, तरल, गैसीय पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि पर्यावरण को हानि या फिर उससे रिलेटेड कोई इंजरी उसको पहुंचाता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन को इस एक्ट के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हैजर्डस सब्सटेंसेस की। खतरनाक जो पदार्थ होते हैं उसको भी डिफाइन किया गया था। तो जो हैजर्डस सब्सटेंसेस होते हैं ये इंक्लूड करते हैं कोई भी सब्सटेंस या प्रिपरेशन जिससे कि हार्म होता है किसको, ह्यूमन बींग्स को या अदर लिविंग क्रिएचर्स को, या फिर प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी या अदर इन्वायरमेंट को कोई भी अगर हार्म पहुंचे किससे, किसी भी सब्सटेंस से, तो उसको क्या कहा जाता है, हैजर्डस, खतरनाक सब्सटेंस बोला जाता है। नेक्स्ट जो ये एक्ट है इससे रिलेटेड मेन प्रोविजंस देख लेते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है ये एम्पावर करती है सेंटर को कि वो सभी इम्पोर्टेंट मेजर्स को टाइमली लागू करता रहे जो उसको नेसेसरी दिखे रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मेन पावर्स जो हैं वो दी गई हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो केंद्र सरकार की शक्ति है वो ये है कि उसको कोऑर्डिनेशन करना होगा अपने एक्शन को, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एक्शन अगर वो लेंगे किसके साथ, स्टेट के साथ। तो स्टेट के साथ मिलकर ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्शन है वो कोऑर्डिनेट करके उसको लागू करेंगे और पूरा करेंगे। नेक्स्ट इसका जो मेन पावर है वो है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द नेशन वाइड प्रोग्राम। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स कंट्री के अंदर नेशन वाइड चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसको मींस लागू करना, ये मेन इंपॉर्टेंट पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट जो पावर है वो क्या है, ये ले डाउन करती है जो भी इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको, स्पेशली वो स्टैंडर्ड्स जो गवर्निंग करते हैं किसको, एमिशन या डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र सरकार की ये शक्ति भी है कि जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है उनके मानकों को निर्धारित करता है और विशेष रूप से वो जो पर्यावरण प्रदूषक होते हैं उनके उत्सर्जन या निर्वहन को वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर इस एक्ट के अकॉर्डिंगली मेंशन की गई है। तो आप सभी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बताइए, क्या इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो भी देख लेते हैं। ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करती है प्रोविजंस रिलेटेड विद द पेनल्टीज। तो अगर कोई भी अधिनियम, दंड है वो भी इसमें प्रदान किए गए हैं। जैसे कि अगर कोई भी फेलियर होता है रिलेटेड विद दिस एक्ट में जो लागू किया गया है, उसको अगर कोई पूरा नहीं करता है, फेल हो जाता है उसको लागू करने में, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। क्या पनिशमेंट दी जाएगी, उसको प्रिजन टर्म होगा अप टू 5 ईयर्स का, 5 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर फाइन भरना पड़ेगा कितना, अप टू 1 लाख का। तो ये दोनों प्रोविजंस आपको याद रखनी है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। और साथ में ये एक्ट जो है ये एक एडिशनल फाइन भी मतलब इम्पोज करती है, लागू करती है अप टू 5000 का फॉर एवरी डे ऑफ कंटिन्यूइंग द वोलेशन। तो अगर किसी ने रूल को वोलेट किया, तोड़ा है और वो बार बार डेली एक ही काम कर रहा है, मतलब वाटर बॉडी को पोल्यूट किया और उसके बाद डेली आके वही काम रिपीट कर रहा है, तो उसको डेली एडिशनल फाइन देना होगा
5,000 का अप टू 1 लाख तो उसको फाइन देना ही पड़ेगा। देखते हैं कि धारा 19 या सेक्शन 19 में क्या मेंशन किया गया है। तो सेक्शन 19 ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन इन एडिशन टू ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है, तो वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। किसके लिए? अगर कोई भी एलिज कर रहा है इस ऑफेंस को, मतलब इस रूल को तोड़ रहा है अंडर दिस एक्ट, तो वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं अदालत के अंदर धारा 19 के अंदर। तो इसके अंदर एक नागरिक सूट भी है जिसको सिटीजन सूट प्रोविजंस भी प्रोवाइड की गई है। तो उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को प्रदूषण के कथित अपराध के कम से कम 60 दिन की सूचना केंद्र सरकार को देनी होगी। तो 60 दिन के अंदर विद इन नॉट लेस देन 60 डेज ऑफ एलिज्ड ऑफेंस ऑफ पोल्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब उन्होंने ये ऑफेंस किया है उसके 60 दिन के अंदर अंदर ही उनको सिटीजन सूट प्रोविजन के अकॉर्डिंगली मेंशन करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो पेनल्टीज है वो क्या है और कितनी जेल टर्म यहाँ पर प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर कवर करेंगे और साथ में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रोल है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1974। तो 1974 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। किसके तहत किया गया था? अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 के तहत। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। तो जो ये एक्ट है इसकी जो एनेक्टमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन से आर्टिकल के थ्रू हुई थी वो भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा क्लोज है? क्लोज 1 के तहत हुई है। तो जो उक्त अधिनियम है इसको जो बोर्ड का गठन भारत में हुआ है संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसार किया गया है। तो जो वोटर एक्ट 1974 है ये एप्लीकेबल की गई थी फर्स्ट इंस्टांस में किसके अंदर? 12 स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो पहली बार में इसको कहाँ लागू किया गया था? सिर्फ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया गया था। और जो स्टेट ऑफ बिहार है वो उन 12 स्टेट्स के अंदर आता है जो पहले इंस्टांस में इसको लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। सबसे पहले चेयरमैन होते हैं, फिर मेंबर सेक्रेटरी आते हैं, हायरार्की देखनी है आपको पूरा। उसके बाद हेडक्वार्टर जो होता है उसमें टेक्निकल, अकाउंट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं। और साथ में हैजर्डस जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे जो डील करते हैं वो डिपार्टमेंट होता है। लीगल जो फंक्शंस लेते हैं मतलब अथोराइज करते हैं वो भी डिपार्टमेंट होता है। और पब्लिक रिलेशन का होता है और विजिलेंस का होता है। सेकेंड नंबर पे है सेंट्रल लेबोरेटरी जो होती है वो कंट्रोल लेबोरेटरी होती है जो रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करती है। तो उसको क्या बोला जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल कम ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट आता है रीजनल ऑफिसेस। तो जो बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आपको याद रखना है उसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है और बेगूसराय में है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के लिए। इसके मेन फंक्शन देखने से पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और कौन सी एक्ट के तहत किया गया था। अब मेन फंक्शन देख लेते हैं बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। जो अदर स्टेट के बोर्ड्स हैं उसकी तरह ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये भी वर्क करता है और इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है अंडर सेक्शन 17। तो आपको सेक्शन 17 याद रखना है। ये किसका सेक्शन है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का। तो आपको अधिनियम 1974 की धारा 17 को ध्यान रखना है। इसके तहत ही जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कार्य करता है। मेन जो फंक्शन है वो ये है कि प्लानिंग प्रोग्राम जो है फॉर द प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन इन द स्टेट वो कौन कंडक्ट करता है? बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। तो राज्य में जो भी प्रदूषण है उसकी रोकथाम या नियंत्रण करने के लिए योजना का कार्यक्रम यही बोर्ड करता है। नेक्स्ट मेन फंक्शन है कि एडवाइस करते हैं राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इन द मैटर्स ऑफ पोल्यूशन। तो सरकार को सलाह देने का काम भी ये बोर्ड करता है। नेक्स्ट वर्क है कलेक्शन और डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू पोल्यूशन कंट्रोल। तो प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में जो सूचना है उसका संग्रह करना और उसका प्रसार करना। तो ये भी इसका मेन फंक्शन है, वर्क है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपको याद रखना है, वो है कंडक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू वाटर पोल्यूशन। तो जो भी जल से प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान या विकास है, यानी कि R&D का जो वर्क है उसका संचालन और भागीदारी भी ये बोर्ड ही करता है, जिसका नाम है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस और कार्य देख लेते हैं इस बोर्ड के। तो सबसे पहले जो सेंट्रल बोर्ड होते हैं उनके साथ ये कोलैबोरेशन में मिलकर उनकी सहमति के साथ वर्क करते हैं। किसके लिए वर्क करते हैं? जो भी ट्रेनिंग है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और उसको कंसेंट भी यही बोर्ड जो है वो विद द हेल्प ऑफ केंद्रीय जो सरकार है उसकी मदद से सहयोग करके ये काम करते हैं। तो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करना और मास अवेयरनेस को जनरेट करना। दूसरा मेन प्रोग्राम है इंस्पेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट एंड देयर रिव्यू फॉर द पर्पसेस। टू टाइम जो स्टेट के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट वर्क कर रहे हैं तो उसको इंस्पेक्शन करना और उसको रिव्यू करना कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है ये स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करते हैं, किससे रिलेटेड? सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट से। तो जो सीवेज या व्यापार है उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनको यही लागू ले डाउन करते हैं, उनको पॉलिसीज जो है उससे रिलेटेड यही फॉलो कराते हैं। नेक्स्ट है इवॉल्विंग द इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मेथड ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। तो जो भी एफ्लुएंट से रिलेटेड वर्क है, विश्वसनीय तरीके हैं, उसका विकास करना, ये इनका एक मेन वर्क है, फंक्शन है। नेक्स्ट इनका फंक्शन है कि ये यूटिलाइजेशन ऑफ सीवेज कैसे करना है, इसके लिए मेथड कौन कौन से यूज होते हैं, और ट्रेड एफ्लुएंट्स जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी इवॉल्विंग मेथड्स हैं वो सब यही फॉलो कराते हैं, ये इनका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ट्रेड रिलेटेड एफ्लुएंट्स होते हैं, लैंड के ऊपर जो ट्रेड से एफ्लुएंट्स रिलीज होते हैं या फिर जो डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज से रिलेटेड मेथड हैं वो सबको विकसित करना इनका मेन फंक्शन है। उसके तरीके क्या है, उनको कैसे फॉलो करना है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, और ये मिलके काम करते हैं किसके साथ? सेंट्रल बोर्ड के साथ। ये इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको याद रखने हैं बिकॉज ये इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है कि ये लेइंग डाउन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट। तो ये तो हमने देख ही लिया है। उसके बाद आते हैं ये सुटेबल ऑर्डर जो है रिलेटेड विद द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट, कि कैसे जो एफ्लुएंट्स हैं उनको डिस्चार्ज करना है या जो वो एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं स्ट्रीम्स के अंदर उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे रोकना है, और रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम से रिलेटेड या फिर उनका डिस्पोजल कैसे करना है। तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर ही मेंशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि ये लेइंग डाउन करते हैं जो एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स हैं, ऑब्जर्व करना कि कैसे कोई पर्सन जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है सीवेज या स्लज का। सीवेज या कीचड़ का जो निर्वहन है उसको करने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखे जाने वाले जो मानक हैं उसको निर्धारित करना इनका मेन कार्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपको ध्यान रखना है, ये एडवाइज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। तो किसी की भी उद्योग से रिलेटेड किसी भी राज्य सरकार को परामर्श देने का काम भी ये करते हैं कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो कैसे लोकेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एडवाइस है वो कौन प्रोवाइड करता है? बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल प्रोवाइड करता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये परफॉर्म करते हैं अदर फंक्शन जैसे कि जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय द सेंट्रल बोर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो केंद्र के सरकार के द्वारा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं कार्य उनको भी ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है इनका कि ये एस्टेब्लिशमेंट करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज करते हैं लैबोरेटरीज का फॉर द एनालिसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट। तो डिस्चार्ज करना है जो भी एफ्लुएंट्स हैं स्टेट के अंदर उनका विश्लेषण करना, एस्टैब्लिशमेंट करना, उसको रिकॉग्नाइज करना जो भी लैबोरेटरी से रिलेटेड है। तो ये भी वर्क किसका है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। हम बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल देखेंगे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या है कि जो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट करती है कि उसको कैरिड आउट किया जाता है 3 कंपार्टमेंट के अंदर।
तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए 3 कंपार्टमेंट है। सबसे पहले तो आता है EAS, दूसरा है EIA और तीसरा है EMP। तो जो सबसे पहले वाला है वो है इन्वायरमेंटल अप्रेजल स्टडीज, पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन। तो पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति के द्वारा इनको 3 तरह से बांटा गया है। सबसे पहले जो पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन दिए गए हैं उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि स्टेटस क्या है और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है किसी भी इन्वायरमेंटल इशू का। तो अगर कोई भी पर्यावरणीय मुद्दा है उसकी स्थिति या कारण क्या प्रभाव डालते हैं और उससे संबंधित क्या प्रभाव हो सकता है उसका वर्णन किसमें किया गया है, पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन के अंदर। दूसरा आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसको EIA कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये फोरकास्ट करता है और एसेस करता है इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इसका मेन काम है कि ये पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव है उसका आकलन करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो कंपार्टमेंट है वो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, EMP, पर्यावरण प्रबंधन योजना। तो ये डिस्क्राइब करती है कि जो रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज हैं या मिटिगेशन मेजर्स हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो प्रतिक्रियाएं, रणनीतियां हैं या फिर शमन उपयोग है उसका वर्णन ये करती है, जिसको क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इन तीनों का वर्क आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको अभी अच्छा डिटेल में समझाया है। सभी कमेंट सेक्शन में तीनों कंपार्टमेंट के नाम मेंशन कीजिए, मेन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स ने अच्छे से सुना है ये लेक्चर और कितने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट ये जो फ्लो डायग्राम है वो है सिस्टम डिज़ाइन का रिलेटेड। जो EAS है यानी कि जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल स्टडीज़ हैं स्टेट्स की, वो 6 नंबर्स में है, किसके लिए, जियो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के ऊपर जो बेस्ड है, और 3 नंबर्स हैं किसके लिए, नॉन जियो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के लिए, और 2 नंबर किसके लिए हैं, बायोटिक जो पैरामीटर्स हैं। तो ये सारे फिगर के अकॉर्डिंगली हम समझेंगे। सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स होते हैं ये टोटल 11 है, जिसके हिसाब से इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को लागू किया जाता है, मतलब उनको जो है अनुमति दी जाती है। तो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स 11 हैं, जिसमें से 9 तो ए बायोटिक है और 2 जो है वो बायोटिक है। तो बायोटिक का मतलब है जो लिविंग है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है या फिर एक्वेटिक इकोलॉजी से रिलेटेड है, और दूसरा है सोशो इकोनॉमिक्स। ए बायोटिक जो नॉन लिविंग जो 9 नंबर्स हैं इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस दी जाती है, वो कौन से हैं, 6 तो उसमें से जियो इन्वायरमेंटल हैं और 3 उसमें से नॉन जियो इन्वायरमेंटल हैं। तो जियो इन्वायरमेंटल का मतलब क्या होता है, जो जियोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर पीडोलॉजी से इम्पोर्टेंट हो या लैंड यूज, सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर के अंदर मेंशन किए गए हों। नेक्स्ट है नॉन जियो इन्वायरमेंटल, जिसके अंदर मेट्रोलॉजी, क्लाइमेट से रिलेटेड आ जाएंगे, एयर क्वालिटी को नापना या फिर नॉइज लेवल को मेजर करना। तो ये सारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो सिस्टम डिज़ाइन है वो कैसे वर्क करता है। डाटा बेस्ड जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल स्टडीज़ होती है, जिसका मैंने आपको अभी EAS का वर्क बताया है कि ये डिस्क्राइब करता है स्टेटस और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन्वायरमेंटल इश्यूज के। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर जियो इन्वायरमेंटल आ जाते हैं, जो 6 नंबर मैंने बताए हैं, और नॉन जियो इन्वायरमेंटल जिसमें 3 नंबर मेंशन किए और बायोटिक जिसमें 2 मेंशन किए। तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल अप्रेजल स्टडी के अंदर आ जाते हैं। तो इसके ऊपर ही स्टडीज की जाती है इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे। नेक्स्ट में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज क्या है वहाँ पे, मतलब ग्रीन एजेंडा क्या है, ब्लू एजेंडा क्या है, ब्राउन एजेंडा क्या है, तो ये सब यहाँ पर इसमें मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ आ जाती हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ये जियोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक है। तो आपको इसको पूरा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैं आपको बता रही हूँ कि एक सिस्टम ऑफ डिज़ाइन कैसे वर्क करता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का, उतना ही आपको जानना है। पूरी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके सिलेबस में इतना ही मेंशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो परसेप्शन बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन है वो कैसे वर्क करता है। उसमें क्या किया जाता है कि इशू किया जाता है आइडेंटिफिकेशन और प्रायोरिटाइजेशन एरियाज, कि कौन कौन से प्रायोरिटाइजेशन एरिया जिससे रिलेटेड ये वर्क किया जाए। तो सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अकॉर्डिंगली, जिसका क्या काम है, जो फोरकास्ट करता है और एसेस करता है इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, कि प्रदूषण का पर्यावरण के ऊपर या वहाँ के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो उसमें क्या आ जाता है, उसकी एक एक्शन लिमिट ये लागू करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे जो सिंथेसिस या कंसल्टेशन वर्क है जैसे कि गैप या पॉसिबल रिस्पॉन्स है वो सब आ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, ईपीए। तो ईपीए का जो मेन वर्क है इसमें सारी प्लानिंग कर दी जाती है कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा। फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, और जो फील्ड वैलिडेशन या डाटा गैप फिलिंग है वो वर्क होता है। और फिर बाद में सबसे लास्ट में एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको रिपोर्ट फाइनलाइजेशन बोला जाता है। तो ऐसे एक स्टेट का जो बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है वर्क करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मेन सबसे पहले जो चीज़ रहती है सिस्टम डिज़ाइन के लिए वो है डाटा कलेक्शन। आपके पास डाटा होना चाहिए तभी ये सब वर्क होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है कि इन्वायरमेंटल पैरामीटर जिसके बेसिस पे जो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लियरेंसेस दे रही है वो क्या है, और इससे रिलेटेड जो सिस्टम डिज़ाइन है वो कैसे वर्क करता है। हम डिटेल में देखेंगे कि ईएएस का मेन फंक्शन या वर्क क्या है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल जो स्टडी है वो कैसे वर्क करती हैं। तो इसमें क्या है, ये कैरिड आउट किया जाता है टू डिसिफर द डॉक्यूमेंट ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल सिनेरियो है उससे रिलेटेड, स्टेट ऑफ बिहार से रिलेटेड जो वर्क है उसको यहाँ पर कैरी आउट किया जाता है। मतलब जो बिहार राज्य के समग्र जो पर्यावरणीय परिदृश्य हैं उसको समझने के लिए यहाँ पर दस्तावेज किया जाता है। तो ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल सिनेरियो है वो मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, पर्यावरण संसाधन। दूसरा है इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, पर्यावरण संबंधी बाधाएं। तीसरा है लेवल ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब एंथ्रोपोजेनिक है या फिर जियोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हो गया मैनमेड है या फिर जोग्राफिकली या नेचुरली रिलेटेड है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये मेन 3 फैक्टर हैं जो ओवरऑल इन्वायरमेंटल सिनेरियो को कंट्रोल करते हैं। पर्यावरण संसाधन क्या है, पर्यावरण संबंधी बाधाएं क्या हैं, निम्नीकरण का स्तर क्या है। उसके बाद जो रिलेटिव प्रीडोमिनेंस होता है इन तीनों फैक्टर का जो रिलेशन होता है उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ और फ्रेजिलिटी जो है इन्वायरमेंट को वो डिटरमाइन करता है, प्रोवाइड करता है। तो इन्हीं कारकों के बेसिस पे पर्यावरण की जो अंतर्निहित ताकत है या नाजुकता है उसको निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है जिसको क्या बोला जाता है, बियरिंग कैपेसिटी और किसी भी इन्वायरमेंट की। तो जो वहन क्षमता है उसकी गणना की जाती है पर्यावरण की, जिसको क्या बोला जाता है, बियरिंग कैपेसिटी। तो ये टर्म भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ये वो डिक्टेट करता है, वो बताता है वो लेवल ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो टेकन अप किए जाते हैं विद इन द मिनिमम डैमेज टू द इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कोई विकासात्मक गतिविधियां किस स्तर पर निर्धारित की जा रही हैं या करते हैं हम, जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और इन दोनों को साथ में लेकर ही वर्क किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बियरिंग कैपेसिटी। तो आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। अगर कुछ भी डाउट रहता है आपका तो आप लेक्चर के बाद मेन कमेंट सेक्शन में अपना पुट कीजिए डाउट, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देख लेते हैं। जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1725/26, 1721 वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत मेंशन की गई हैं, और साथ में जो एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1981 इसके तहत भी ये सारे सेक्शन मेंशन किए गए हैं। तो नोटिफिकेशन 2003 में जो लेटेस्ट आया था बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर प्रोविजन पढ़ेंगे। तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। जो सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ वो आपको याद रखना है। सेक्शन 1725/26 किसका है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 का, और सेक्शन 1721 किसका है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट ऑफ 1981 का। तो ये क्या करते हैं, इन सप्रेशन ऑफ दीज सेक्शन जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था बिहार स्टेट कंट्रोल बोर्ड का 1 अक्टूबर 1996 को, फिर 1999 में और फिर 2003 में किया गया। गाइडलाइंस थी, ये किस लिए थी, ये अप्रूवल ऑफ साइट फॉर द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो कोई भी अगर इंडस्ट्री को रीलोकेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको एस्टैब्लिश करना है, लोकेट करना है, या किसी भी इंडस्ट्री को आपको स्थापित करना है, उसके लिए साइट क्या होनी चाहिए, या फिर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है या प्रपोजल चल रहा है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस इंडस्ट्री की उस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाना है
या उसको मॉडर्नाइज करना है, डाइवर्सिफाई करना है। तो इन सब से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई थी बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जो आपको ध्यान रखनी है। देयर आर सम फॉलोइंग फैक्टर्स जो किसी भी प्रपोजल को अप्रूव करने से पहले ध्यान में रखने हैं। तो वो फैक्टर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। जो हमने कंसर्न एक्ट पढ़ी है एयर पोल्यूशन के लिए और वाटर पोल्यूशन एक्ट्स के लिए, तो उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर, उनको लेट डाउन करना ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को एस्टैब्लिश करने से पहले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन है किसी भी पॉल्यूटेंट की, इंक्लूडिंग या वो नॉइज पोल्यूशन हो किसी भी एरिया के अंदर, तो उसको भी फैक्टर को कंसीडर करना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में उस इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा शोर होगा या फिर उससे प्रदूषण होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोजेक्ट को अप्रूव करना होगा कि वहाँ पर अगर प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ पर वो इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंसीडर फैक्टर है वो है कि एमिशन कितनी होगी या फिर डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स क्या होगा किसी भी प्रपोज इंडस्ट्री से या प्रोसेस या ऑपरेशन से। तो जो प्रस्तावित उद्योग है, प्रक्रिया या संचालन है, उससे पर्यावरण प्रदूषकों का संभावित जो उत्सर्जन या निर्वहन है उसके अकॉर्डिंगली ही उनको प्रोजेक्ट्स को प्रपोजल को अप्रूवल दिया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टोपोग्राफी या फिर क्लाइमेटिक फीचर ऑफ द एरिया। तो जो क्षेत्र की स्थल आकृति है या जलवायु विशेषता है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रपोजल को अप्रूवल देने से पहले। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। तो जैव विविधता का संरक्षण क्षेत्र से अकॉर्डिंगली जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी की उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वन इज इन्वायरमेंटली कंपैटिबल लैंड यूज इन द एरिया। तो पर्यावरण के अनुकूल भूमि का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी फैक्टर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको एग्जाम के टाइम के लिए ध्यान रखने हैं अगर किसी भी इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है प्रपोजल है उनको अप्रूव किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर द रीलोकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट्स। तो कोई भी एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं अगर उनको रीलोकेट करना है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर रीलोकेशन की ज़रूरत है किसी भी स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसको लागू करना होता है, तो राज्य की नीति बनानी पड़ती है, फिर उसके आधार पर जो इंडस्ट्री है उसको रीलोकेट किया जाता है। उसके बाद जो रीलोकेशन है उसके लिए कंपल्शन है कि जो कंप्लायंस है विद द कोर्ट ऑर्डर, मतलब कि कोर्ट का ऑर्डर उसके पास होना चाहिए अगर किसी भी इंडस्ट्री को उसको रीलोकेट करना है। थर्ड जो क्राइटेरिया वो है कि जो बोर्ड है उसके पास कंपेलिंग रीजन होने चाहिए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो जब भी बोर्ड के पास पर्यावरण की गुणवत्ता के सुधार के लिए जो बाध्यकारी कारण है वो ज़रूर होने चाहिए अगर वो एक इंडस्ट्री को दूसरे स्थान पर रीलोकेट कर रहे हैं। अदर जो एफर्ट्स हैं वो कंफर्म करनी चाहिए कि जो एमिशन या एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स हैं वो फेल तो नहीं होंगे रीलोकेशन करने के बाद इंडस्ट्री की। तो उत्सर्जन और अपशिष्ट मानकों को उनकी पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है अगर रीलोकेशन करना है किसी भी प्रोजेक्ट का या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेट्स कवर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। तो बिहार स्टेट से रिलेटेड EIA का क्या रोल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो EIA का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंट्री से पायनियर किया गया था। सबसे पहले ये USA से लिया गया था 1969 के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया गया था नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी को, जिसके अकॉर्डिंगली EIA का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कि ये एक स्टडी ऑफ प्रोबेबल चेंज है इन द वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो रिजल्ट करती है फ्रॉम द प्रपोज्ड या फिर इम्पेंडिंग एक्शन के द्वारा। तो पर्यावरण के जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक या फिर जैव भौतिक विशेषताएं हैं उसमें संभावित परिवर्तन का एक अध्ययन है जो प्रस्तावित या फिर आसन कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो ये किसने कहा था, जैन एट ओल ने 1977 में ये डेफिनेशन दी थी। दूसरी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ये एक एक्टिविटी है जिसका मेन एम है एस्टैब्लिश करना
क्वांटिटेटिव वैल्यूज फॉर द सेलेक्टेड पैरामीटर्स, जो इंडिकेट करते हैं क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनी एक्शन। तो ये किसने कहा था? हीर एंड हैगर्टी ने 1977 में। तो क्या है? EIA एक गतिविधि है जिसका मेन उद्देश्य चयनित मापदंडों के लिए मात्रात्मक मूल्यों को स्थापित करना है, और जो एक कार्रवाई के पहले या दौरान और उसके बाद में पर्यावरण की गुणवत्ता को दर्शाता है। EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रीवियस थ्योरी सीरीज 9 में भी कवर की हैं, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। EIA क्या होता है? इट इज कैरिड आउट फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट की प्रिजर्वेशन के लिए तो वर्क करता ही है, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ये असेस करता है, मतलब दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसकी घोषणा के अनुसार सभी जो नई परियोजनाएं हैं उनके लिए पर्यावरण की मंजूरी या फिर मौजूदा जो परियोजनाएं हैं उसका विस्तार अनिवार्य हो गया है। तो ये पर्यावरण एक्ट जो 1986 है उसके तहत है। तो उसके बाद जो क्लियरेंस है इसको कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर जो मेंशन किया गया है। तो इसके लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपको ध्यान रखना है, मेन वो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का। जैसे कि बिहार में है तो उसके लिए बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक कंसर्न डिपार्टमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और साथ में जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स बनाता है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड, वो भी यही प्रिपेयर करते हैं। कौन? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पर्टिकुलर स्टेट के अंदर EIA का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या वर्क है? लाइक इन बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए क्या इसका वर्क है? तो सबसे पहले ये अंडरस्टूड करता है कि अगर कोई परवेसिव नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स है, कोई समस्याएं हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार की, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, पीने का जो पानी है, या फिर सीवेज सैनिटेशन फैसिलिटी से रिलेटेड, मतलब सीवेज या स्वच्छता सुविधाएं जो हैं उससे रिलेटेड, या फिर इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए, मतलब जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसके साथ भी ये डील करते हैं, एंड विच आर नॉट टेकन अप इनटू द अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द हॉटस्पॉट। स्टेट बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अंडरस्टूड करता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को रिलेटेड विद दिस प्रॉब्लम्स। पर्यावरणीय हॉटस्पॉट होता है उसके लिए जो कट ऑफ स्कोर है वो 7 जो ये पर्यावरणीय समस्याएं नीचे दी गई हैं इनमें से किन्हीं 4 के लिए लिया जाता है। जैसे कि पहले नंबर 1 पे डिजास्टर है, कोई भी स्टेट के अंदर कोई डिजास्टर अगर हुआ, आपदा आई है। दूसरा, अगर कोई लैंड डिग्रेडेशन हुआ, भूमि क्षरण हुआ है, या फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, जैव विविधता को कोई हानि हुआ है। 4th इज वाटर इम्बैलेंस हुआ है कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर, जैसे कि जल असंतुलन हुआ है, या फिर अनऑर्गेनाइज अर्बनाइजेशन, असंगठित शहरीकरण वहां पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हो रहा है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है वो 7 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जिसमें से 4 के बेसिस पे कट ऑफ स्कोर बनाया जाता है फॉर द इन्वायरमेंटल हॉटस्पॉट। टेबल के थ्रू हम देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनको कैसे मतलब डिवाइड किया जाता है हायरार्की ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बेसिस पर। तो जैसे कि सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो है डिजास्टर, जैसे कि कोई फ्लड आई है, जैसे बिहार में हर साल फ्लड आती है, या फिर सिज्मिसिटी, कोई अर्थक्वेक आया है, ड्रॉट हुआ है कोई, तो इससे रिलेटेड ये सबसे बड़ा डिजास्टर है जिसको यहाँ पर हायरार्की दी गई है, मतलब ये सबसे नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे आता है लैंड डिग्रेडेशन, जैसे कि सोयल अल्कलिनिटी की वजह से कोई लैंड खराब हुई है, वेटलैंड की वजह से कोई लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, रिवर इरोजन हुआ है, कोई रिवर खत्म हो गई है, या फिर सिल्टेशन हुआ है, या इरिगेशन कमांड एरिया की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब लैंड डिग्रेडेशन के अंदर मेंशन की गई है। 3rd नंबर पे आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ जो कट रहे हैं किसी भी एरिया के अंदर, नॉन रेजिडेंसी ऑफ रन ऑफ एरियाज, या फिर वेटलैंड का सिल्टेशन हुआ है, या फिर सब्सिडेंस हुआ है वेटलैंड एरियाज का, या गंगा रिवर है जैसे उसमें रिवर एग्रेडेशन हुआ है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं ये किसके अंदर आती है? बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर आती है। तो इन सबको डिटेल में अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है वाटर इम्बैलेंस। वाटर इम्बैलेंस के अंदर ओवर एक्सप्लोटेशन जो है ग्राउंड वाटर का सिलेक्टेड एरियाज के अंदर, या फिर केमिकल जो एनोमली है उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स है वो 4th नंबर पर आते हैं। 5th नंबर पर आता है अर्बनाइजेशन,
जिसमें व्हीकल से कोई पोल्यूशन निकल रहा हो, अर्बनाइजेशन जो अर्बनाइज सिटीज़ हैं वहाँ पर, या फिर सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड सीवेज या एयर पोल्यूशन हो। जैसे कि पटना सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है अर्बनाइजेशन सिटीज़ में, तो उससे रिलेटेड ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कौन से नंबर पर आती है? 5th नंबर पर आती हैं। 6th नंबर पर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि माइनिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर इंडस्ट्री की वजह से। लास्ट नंबर पर आता है अवेयरनेस। तो अगर पॉपुलेशन को अवेयरनेस नहीं है रिलेटेड विद दीज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कि इनको कैसे टैकल करना है, तो वो जनरेट करना ज़रूरी है बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिस स्टेट। तो इसमें क्या आता है? पॉपुलेशन को हैंडल करना, हेल्थ से रिलेटेड डिटर्मिनेंट जैसे कि अनसेफ वाटर क्या है, उसको नहीं पीना चाहिए, या फिर ड्रिंकिंग वाटर को कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, उसको कैसे आपको प्योरीफाई करना चाहिए। इसके बाद जो सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं स्वच्छता से रिलेटेड या बिहेवियरल एटीट्यूड, तो ये सबसे बड़ी अवेयरनेस फैक्टर है कि लोगों के अंदर चेंज आना ज़रूरी है। कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि कूड़ा ऐसे इधर उधर प्लेसेस पे फेंक देते हैं, या फिर अच्छे से जो है अपने स्वच्छता मतलब स्वच्छ नहीं रखते हैं अपने इन्वायरमेंट एरियाज़ को, सराउंडेड एरिया को, तो उनके लिए बिहेवियरल एटीट्यूड आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इलिटरेसी है। मान लो किसी लोग को जानकारी नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको अवेयरनेस देना। क्लाइमेटिक कंडीशन, पावर्टी, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो इसको आपको हायरार्की वाइज याद रखना है। सबसे पहले डिजास्टर, फिर लैंड डिग्रेडेशन, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस, फिर वाटर इम्बैलेंस, देन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और लास्ट में आता है अवेयरनेस। सब चीज़ें आपने देख ली है कि इसमें स्टेट बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कितना बड़ा रोल है। तो ये सब चीज़ें एक्ट्स जो हैं वो तभी लागू होंगी अगर डिटरमाइन किया जाएगा जो पाथ है, कैसे अगर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा किसके लिए? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इंटरवेंशन के लिए, और उनको इफेक्टेड किया जाएगा इन द बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट होगा, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होगी, साथ में पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, और पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस भी लागू की जाएंगी। तो इन सब की ज़रूरत है कि अगर ये सब चीज़ें मिलके काम करेंगी तभी ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आगे अच्छे से ये लागू कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है बाय द सेकेंडरी माइक्रो लेवल एक्सरसाइजेज। तो इसमें जो सेकेंडरी माइक्रो लेवल एक्सरसाइजेज हैं उनको भी टेकन ओवर करना बहुत ज़रूरी है। जो हमने 7 मेन प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं अभी डिजास्टर और ये हायरार्किकल वाइज, तो इनकी जो प्रायोरिटाइजेशन मेथोडोलॉजी है, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो ये मेन क्या करती हैं? ये डिराइव करती हैं वेटिंग्स विच आर अप्लाइड टू गेट द स्कोर फॉर द रेंज ऑफ 7 आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। तो इसको जैसे कि मैंने बताया कि हॉटस्पॉट के लिए जो कट ऑफ स्कोर है उसको मैनेज करने में ये सबसे बड़ा रोल मतलब इसको लागू कैसे किया जाना चाहिए हॉटस्पॉट एरियाज के अंदर, तो उसके लिए ये मैथोडोलॉजी को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, उनको मानना बहुत ज़रूरी है, और साथ में प्रोवाइड करता है ये क्या चीज़? गाइडेंस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज इन द बिहार। तो इसमें जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको डिफरेंट लेवल पे उसके लिए जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करता है ये, और साथ में वो कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करता है? असेसमेंट करके किसका इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो हैं हर एक प्रॉब्लम के जो कैरिड आउट किए जा रहे हैं स्टेट के अंदर, तो इनको एनालाइज करना, अलग अलग इसके असेसमेंट करना कि इकोनॉमिक लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, सोशल लेवल पे क्या है, या फिर इकोलॉजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं स्टेट के अंदर, तो उन सबको अलग अलग तरह से असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक स्कोर बनाया जाता है जिसमें 1 to 3 जो स्कोर होता है वो असाइन किया जाता है लो इम्पैक्ट को, कि मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट का स्कोर, हॉटस्पॉट एरिया का स्कोर 1 से 3 है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये लो है, उनका लो इम्पैक्ट है। अगर उसका स्कोर 4 से 6 के बीच में आता है तो इसका मतलब वहाँ पर मीडियम इम्पैक्ट एरिया है, और अगर 7 to 9 आता है तो इसका मतलब वो हाई इम्पैक्ट एरिया, वो हाई हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पर ये सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में है, और उसको हमें एसेस करना और डील करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है फॉर द इन्वायरमेंटल हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट के लिए, और उनको डेवलप करना पड़ता है कि वहाँ के जो पर्यावरण हॉटस्पॉट जिले हैं उनको हम कैसे असेसमेंट इन सभी सामाजिक या फिर आर्थिक या पारिस्थितिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उसको कैसे डील करें, और इसके लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है हमने आपको बता दिया, और कौन कौन सी एक्ट या लेजिस्लेशन यहाँ पर लागू की जानी चाहिए।
फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज थ्योरी सीरीज 10। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज की थ्योरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और इन्वायरमेंटल जो लेजिस्लेशन और बॉडीज हैं उनको कवर किया है और साथ में हमने बिहार से रिलेटेड भी सारा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर कवर किया है। मेरे साथ रिवीजन करेंगे जल्दी से आज की थ्योरी सीरीज 10 की। सबसे पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो नेशनल बॉडी है, नेशनल लेवल पे जो वर्क करती है, एक नोडल एजेंसी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो क्या वर्क करती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये नोडल एजेंसी है यूएनईपी के लिए भी। उसके बाद हमने मिनिस्ट्री की जो है प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ पढ़ी कि ये किसके रिलेटेड वर्क करती है, जैसे कि कंजर्वेशन करती है सभी फोना फ्लोरा फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ का। आफ्टर दैट हमने इंपॉर्टेंट टूल्स देखे थे इसी मिनिस्ट्री के। फिर हमने उसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पढ़ा है, ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया और कौन सी एक्ट के थ्रू जो है इसको पावर दी गई है या फिर कौन सी एक्ट के थ्रू ये टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल फंक्शन देखे किसके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस हैं। फिर हमने पोल्यूशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जैसे कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 और उसकी अमेंडमेंट कब हुई। और उसके बाद हमने वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट सेस एक्ट जो है 1977 की, उसको भी देखा है। फिर सेस एक्ट के बाद हमने इन्वायरमेंट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 को पढ़ा है जिसमें अमेंडमेंट की गई थी 1987 में। फिर उसके बाद हमने उसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको देखा और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने कवर की है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो ये कौन सी कॉन्फ्रेंस से लागू की गई, कौन से कॉन्फ्रेंस के डिसीजन को इस एक्ट के अंदर लागू किया गया वो देखा हमने। फिर हमने मेन प्रोविजंस देखी, क्या क्या डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की और इन्वायरमेंटल हैजर्डस जो सब्सटेंसेस हैं उनकी। तो उसके बाद हमने इसके मेन प्रोविजंस को देखते हुए सेक्शंस देखे कुछ इंपॉर्टेंट। तो दैट हमने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डिटेल में कवर किया है कि ये कौन सी एक्ट के थ्रू, प्रोविजंस के थ्रू इसको लागू किया है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, चेयरमैन होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, मेन फंक्शंस पढ़े इस एक्ट के। और उसके बाद हमने मेन फंक्शन पढ़ने के बाद जो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल का रोल है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज में वो कवर किया। फिर हमने फ्लो डायग्राम के थ्रू सिस्टम डिजाइन देखा और इन्वायरमेंटल पैरामीटर जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज के लिए चाहिए उसको अच्छे से हमने डिटेल में देखा है। फिर हमने इन्वायरमेंटल अप्रेजल स्टडीज को डिटेल में कवर किया और जो नोटिफिकेशन 2003 है जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का है विद द वाटर प्रिवेंशन और एयर प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड उस गाइडलाइंस को हमने देखा कि उसमें कौन कौन से सेक्शन वहां पर दिए गए हैं। फिर बाद में हमने फैक्टर्स देखे कि कोई भी प्रपोजल को अप्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए और क्या क्राइटेरिया है अगर किसी भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट को रीलोकेट करना है। फिर बाद में हमने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का रोल देखा इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने कवर की। फिर लास्ट में हमने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की हायरार्की देखी कि कैसे किसी हॉटस्पॉट एरिया के अंदर जो कट ऑफ स्कोर है वो मेंशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इट्स हायरार्की। लास्ट में हमने इससे रिलेटेड कंक्लूजन में देखा कि ये सब प्रायोरिटाइजेशन मेथोडोलॉजी क्यों ज़रूरी है और हम जो ये हॉटस्पॉट एरिया है उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं इन सभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक, सोशल या इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे इसको सोल्व करके। फ्रेंड्स, होप सो आप सबकी रिवीजन अच्छे से होगी। तो आपने थ्योरी सीरीज 1 to 9 को अगर कवर नहीं किया है तो आप साथ साथ कवर करते रहिए। और किसी एस्पिरेंट ने बोला था कि मैम यूनिट वाइज इसको प्रोवाइड कर दीजिए, आप अरेंज कर दीजिए। तो आपको यूनिट वाइज नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है अगर आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन यूनिट वाइज नहीं आएंगे, कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आपको समझने के लिए जैसे हमने सीरीज सीक्वेंस में दी है वैसे ही देखना है। जैसे कि थ्योरी सीरीज 1 देखना है, उसके बाद सुपर टेस्ट सीरीज 1 को आपको देखना है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एस्पिरेंट फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज पेपर 1 से रिलेटेड और आने वाले टाइम में हम सभी पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड करेंगे। कुछ पीडीएफ अभी वहाँ प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो मिसिंग वाले हैं वो भी हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। मेन फोकस आपका वीडियोस पे होना चाहिए बिकॉज अगर आप पीडीएफ देखेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे तो आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी स्किप हो जाएंगे। इसलिए वीडियोस को देखिए, वहीं से रिवीजन कीजिए। जो स्टूडेंट्स वीडियो को हमारे कहने पर देख रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रीवियस टेस्ट में एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आप सभी भी यही कोशिश है, अगर हम इक्वली सबको पढ़ा रहे हैं तो आप भी अपना जो है हमें फीडबैक अच्छा ही दीजिए, आप भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए टेस्ट को
कोशिश कीजिए कि आप अच्छा स्कोर कर सके और एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करके उसको क्रैक कर सके। तो हम यहाँ पर किसी को ज़्यादा या कम नहीं पढ़ा रहे हैं, सबको इक्वली पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी सीरियस होना है और इस लेक्चर्स की सीरियसनेस को समझना है कि फ्री में आपको इतना अच्छा कोई पढ़ा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये अनाउंसमेंट है कि कॉपी चैनल के लिए हम एक वार्निंग दे रहे हैं लास्ट, अगर वो अभी भी कॉपी करना बंद नहीं करेंगे तो हमारा उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिकॉज हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और अगर आप जिसके लिए ये चीज़ कर रहे हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, तो आप वो भी नहीं कमा पाएंगे। तो इससे अच्छा है, हमारी एडवाइस है कि आप कॉपी करना, हमारे वर्ड्स को, हमारे डाटा को और इवन हमारी लैंग्वेज को कॉपी करना बंद करें। इससे अच्छा है कि आप अपनी मेहनत कीजिए, अपना डाटा प्रोवाइड कीजिए अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है। एंड नेक्स्ट सुपर टेस्ट सीरीज के लिए आपका होमवर्क है, आपको सारी प्रीवियस थ्योरी सीरीज को अच्छे से कवर करना है अगर आपको टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। शेड्यूल जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे या टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप जो है कोशिश कीजिए लाइव में आकर ही सुपर टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए, सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।